देखिए आज कौन सी क्लास है हमारे इशू ऑफ डिबेंचर की। हमने फर्स्ट क्लास के अंदर डिबेंचर का मतलब सिंपल वाला पार्ट किया था और डिफरेंसेस देख लिए। सेकंड क्लास के अंदर हमने क्या देख लिया था सर, आपका डिस्काउंट वाला। थर्ड क्लास में हमने अदर देन, सेकंड में ही देख लिया था अदर देन कैश भी। और इसके बाद हमने इशू ऑन द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, इसके क्वेश्चंस भी दिए थे और ये भी बोला कि भाई इसमें से क्वेश्चन हमेशा जरूर जरूर आएगा ही आएगा। अब हमारे पास जो टॉपिक बच गए वो दो, और एक इंटरेस्ट का मैंने एरो करके लिखा हुआ है। तो आज सबसे पहले कोलेटरल सिक्योरिटी करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट करेंगे हम, ठीक है ना। तो हम कोलेटरल सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी, हाँ जी, पॉइंट को समझिएगा कि कोलेटरल सिक्योरिटी होता क्या है। पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद फिर इसके अंदर दो मेथड है, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। क्वेश्चंस के आंसर कैसे करेंगे इसके बाद देखेंगे। सबसे पहले क्या देखना है हमें, ये होता क्या है। नॉर्मली देखा जाए, मान लिया जाए एक्स, वाई और जेड लिमिटेड एक कंपनी है। ध्यान देना इधर, एक एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है। अब इस कंपनी की हम बात करें तो इस कंपनी को रिक्वायरमेंट है फंड की, या पहले से इस कंपनी ने क्या करा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दिए। इक्विटी शेयर कैपिटल, सर इक्विटी शेयर कैपिटल जैसे कि हमने पहले देखा चैप्टर में, वो इशू हो चुका है। इसके बाद इसने डिबेंचर भी इशू कर लिए हैं, यानी अगर पैसे की बात करें तो वो इक्विटी से पैसे को अरेंज कर चुका है और डिबेंचर से भी पैसे को अरेंज कर चुका है। अब ये बैंक में जाता है और बैंक से लोन लेने की कोशिश कर रहा है कि मुझे लोन मिल जाए और पैसे इसको रिक्वायरमेंट है। तो जब आप लोन लेते हो ना, तो लोन लेने के बाद आपको नॉर्मली अगर लोन लेने जाओगे तो बैंक वाले वहां पे गारंटी मांगते हैं। आप लोन लोगे तो लोन, जितना लोन लोगे उसके अगेंस्ट उसको कुछ सामान, जैसे मकान है तो मकान के ऊपर लोन ले लिया, ठीक है। कोई भी एसेट्स है उसके प्रॉपर पेपर दे दोगे और फिर लोन मिलेगा। जैसे मान लो आप घर के लिए लोन लेते हो खरीदने के लिए, तो आप घर का पेपर ओरिजिनल जमा, घर से बाहर नहीं निकालेंगे वो, आप घर में रहो, ओरिजिनल पेपर आप जमा कराओगे, फिर आपको लोन देंगे वो। और प्लस आप कितना कमाते हो ये भी चेक करेंगे वो। जब आप उसका लोन देना बंद कर दोगे, लोन देना बंद मतलब किस्त देना बंद कर दोगे, तो आपको पता है क्या बोला जाएगा, आप डिफॉल्टी हो गए। डिफॉल्टी मतलब आप लोन की किस्त नहीं जमा कर रहे। फिर वो आपके घर पे आके आपका घर नीलाम कर करके अपने पैसे को रिकवर कर लेता है, ठीक है ना। तो भाई ये पूरा प्रोसेस होता है बैंक का। तो अब एक्स वाई जेड लिमिटेड को बैंक से लोन की जरूरत है, और मान लेते हैं इसे 100 करोड़ रुपए का लोन चाहिए या 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। सपोज करो छोटा सा अमाउंट ले लिया, 1 करोड़ रुपए का इसको लोन चाहिए। अब ये गया, सपोज करो आई एसबीआई मान लेते हैं, चलो एसबीआई में। अब एसबीआई बोल रहा है ठीक है हम आपको लोन दे देंगे, आपकी कंपनी, आप मेरे पास 1 करोड़ के बराबर का कोई भी एसेट्स रख दो गिरवी और मुझसे आप लोन ले लो। लेकिन इस कंपनी के सारे जितने एसेट्स हैं ना, जितने भी एसेट्स हैं, वो सारे एसेट्स किसके पास हैं। आपको फर्स्ट क्लास में याद होगा मैंने बताया था कि कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो अपने एसेट्स को एक तरीके से गिरवी रख देती है, एक ट्रस्टी बना के। याद होगा ट्रस्टी बनाया, तो इसके सारे एसेट्स किसके पास हैं। अब इस एसेट्स को क्या ये बैंक के सामने गिरवी रख सकता है, क्योंकि इस एसेट्स को तो ये कंपनी ले भी नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर सारा का सारा जो कब्जा बना के बैठा हुआ है वो कौन है भाई, वो है ट्रस्टी। और ट्रस्टी इसको लेने नहीं देगा, बोलेगा भाई अगर डिबेंचर दे दिया तो कल के दिन तुम बंद हो जाओगे तो इसको पेमेंट कहां से होगा। समझ रहे हो बात।
तो यानी मुझे आप एक बात बताइए, क्या XYZ लिमिटेड ये एसेट्स बैंक के पास गिरवी रख सकता है या नहीं रख सकता? नहीं रख सकता बाय लॉजिकली, और बाय लॉ के थ्रू भी सोचा जाए तो। और बैंक वाले इसको लोन तब तक नहीं देंगे तब तक कि जब तक इसके पास SBI को हम कोई ना कोई एसेट्स ना गिरवी रख दे, तब तक लोन नहीं मिलेगा। तो यहां पे ये दिक्कत हो गई। तो बैंक वालों ने मिलके कुछ दिमाग लगाया, हिसाब किताब। अब मैं एक बात बताऊं, जैसे डिबेंचर से हमने, सपोज करो कि 10 करोड़ रुपए का डिबेंचर था और मैंने 15 या 12 करोड़ रुपए का एसेट्स गिरवी रखा हुआ है। कितना गिरवी रखा हुआ है मैंने? हमेशा ऐसा होता है कि जब भी आपको एसेट्स गिरवी रख, मतलब जब भी कर्जा लोगे ना, तो जो एसेट्स गिरवी रखोगे उसका 80% ही मिलेगा। क्यों 80% मिलेगा? कल के दिन उस एसेट्स का प्राइस गिर गया तो फिर क्या करोगे? मान लो आपने कर्जा लिया 1 लाख रुपए और आपने एसेट्स दिया 1 लाख रुपए का, और वो एसेट्स अब हो गया भाई आधा रेट मार्केट में, तब तो भाई जिसने गिरवी रखा वो बोलेगा भाई तू ही ले ले इस एसेट्स को, मैं नहीं ले रहा। वहां पैसे डूबने के चांसेस हो जाते हैं। अब भाई बैंक वालों ने मिलके एक दिमाग लगाया कि भाई इसको लोन देना है तो कैसे देना है। तो बैंक वालों ने कहा कि भाई हम तुम्हें लोन दे देंगे, कंपनी को लोन देने के लिए रेडी हो गए, लेकिन बोला कि एक काम करो, तुम्हारे एसेट्स 12 करोड़ के गिरवी हैं और ये 10 करोड़ का है, तो यहां से 2 करोड़ का एसेट्स निकाल के मुझे दे सकते हो। बोला सर ये 2 करोड़ का थोड़ी हो, तो प्रॉपर्टी के पेपर हैं, प्रॉपर्टी में से थोड़ी ना मैं 2 करोड़ का निकाल के दूंगा। तो बैंक वालों ने कहा चलो एक काम करो, यहां पे आपने जो ये गिरवी रखा है उस गिरवी रखने का वजह क्या है? वजह यही है गिरवी रखने का कि कल के दिन अगर आपने पैसे नहीं दिए, किसके पैसे नहीं दिए आपने? इस डिबेंचर होल्डर के, तो वो क्या करेंगे? इस एसेट्स को बेचेंगे और बेचने के बाद अपने पैसे ले लेंगे और जो पैसे बचेगा आपको वापस दे देंगे। यही प्रोसेस होने वाला आगे चल के। तो बोला ठीक है, आप एक काम करो, मुझे भी ना ये डिबेंचर इशू कर दो। बैंकर बोलता है मुझे डिबेंचर इशू कर दो, और ये 10% डिबेंचर है, आप मुझे 1 करोड़ रुपए का डिबेंचर इशू कर दो। मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूंगा और मैं 15% ब्याज पे दे दूंगा आपको लोन, 15% ब्याज पे आपको लोन दे दूंगा। तो भाई जो कंपनी का डायरेक्टर है वो बोलता भाई ऐसे तो हम तो आपको एक डिबेंचर इशू करूंगा, उस पर भी 10% ब्याज, लोन वही पैसा आप मुझे दे रहे हो उस पर 15% ब्याज, ऐसे डबल डबल इंटरेस्ट नहीं हो गया? इसको मिले कितने? 1 करोड़, ब्याज कितने भरने पड़ रहे हैं इसको? डबल। बोला हम ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। बोला नहीं, इस वाले डिबेंचर पे ना आपको ब्याज देना ही नहीं है, इस वाले डिबेंचर पे आपको ब्याज ही नहीं देना, इस पे नो इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट नहीं देना, आपको तो सिर्फ देना है 15% पे हम आपको लोन देंगे। हम ये डिबेंचर इसलिए रख रहे हैं कि आपसे जो डिबेंचर हमने लिया कल के दिन आप फेल हो गए पैसे देने में, तो ये डिबेंचर जो आप मुझे दे रहे हो पेपर, ये अभी डेड डिबेंचर है, मतलब बस ये पेपर दे दो मुझे, हम रख लेंगे अपने पास। कल अगर आप फेल हो गए पैसे देने में, तब ये जो डेड डिबेंचर है ये एक्टिव डिबेंचर बन जाएगा। तो जब ये एसेट्स बिकेंगे तो मैं भी लाइन में खड़ा हो जाऊंगा, मेरे भी 1 करोड़ रुपए दो। समझ रहे हो? यहां पे लाइन में तो डिबेंचर होल्डर लगा हुआ है पैसे लेने के लिए, तो यहां ही पे कौन लग जाएगा लाइन में जाके? बैंक बोलेगा मेरे पास भी देखो 1 करोड़ का डिबेंचर है। तो इस सिचुएशन में आप सोचो कि बैंक को सिक्योरिटी मिल गई या नहीं मिली? आप समझना, बैंक को सिक्योरिटी मिल गई, डायरेक्ट ना मिलके इनडायरेक्ट मिल गया। अब कंपनी ने सोचा यार इसको तो बस 15% ब्याज देना है, ये डिबेंचर एक पेपर पे बना के ही तो टाइप करके कंपनी का स्टैंप लगा के दे दो। तो अब कंपनी ने इसको डिबेंचर दिया और बदले में इसको क्या मिल गया? लोन। तो डिबेंचर एज अ कोलेट्रल दिया। कोलेट्रल का मतलब होता है जहां पे हम सामान को गिरवी रख देते हैं, उस सामान को कोलेट्रल बोला जाता है। ठीक है ना? आपने डिबेंचर जो दिया उसको देने का मतलब इशू ही हो गया। इशू किया किस लिए? एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल का मतलब क्या हुआ सर? जो सामान, मान लो मुझे आपसे लोन लेना है और मैंने अपना फोन दे दिया आपको और मैंने आपसे 5,000 रुपए ले लिए उधार, तो ये हो गया मेरा कोलेट्रल मोबाइल। सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया? डिबेंचर। ये क्या हो गया हमारा? कोलेट्रल
और इस कोलेट्रल मोबाइल के बदले मैंने 5,000 ले लिए। तो कोलेट्रल का मतलब मैंने क्या गिरवी रखा आपके सामने? मोबाइल रखा है। ऐसे ही कंपनी ने अपना गिरवी क्या रखा हुआ है? डिबेंचर रखा हुआ है। गिरवी क्या रख दिया उसने? डिबेंचर। इस डिबेंचर पे क्या कंपनी ब्याज देगी एसबीआई को? नहीं देगी ब्याज। तो ब्याज किस पे देगी? उनके बीच में जो लोन का टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुआ है। लेकिन अगर कंपनी इसके लोन का किस्त या इसका लोन देने में डिफॉल्ट होगी तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब इसको इस पे ब्याज भी देना पड़ेगा। कितने % देना पड़ेगा? 10% इसको ब्याज देना पड़ेगा। और अगर ये पेमेंट होने करने में डिफॉल्ट कर गया तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी जब ये ट्रस्टी सारे एसेट्स बेच के डिबेंचर होल्डर के रीपेमेंट कर रही होगी तो ये बैंकर भी जाके अपने पेमेंट को रिसीव कर लेगा। तो ये वाला डिबेंचर एक तरीके से इशू भी है और नहीं भी है। एक्चुअल इशू कब माना जाएगा? तब माना जाएगा जब ये फेल हो जाएगा इसको पेमेंट करने में, तब इसको एक्चुअल इशू होगा। और अभी जो मैंने दे रखा है बस ऐसे ही दे रखा है, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम पड़ गया डिबेंचर इशू ऑन द बेसिस ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो ये डिबेंचर इशू भी है और ये डिबेंचर इशू नहीं भी है। तो इस तरीके से एक सस्पेंस है यहां पे। तो अब जो हम करेंगे यहां पे जर्नल एंट्री, तो यहां पे हम डिबेंचर सस्पेंस से सारा काम करने वाले हैं। किससे करने वाले हैं हम? डिबेंचर सस्पेंस से। इसमें से आपके एमसीक्यू आ सकता है। इसमें से वैसे थ्योरी तो आप ना के बराबर ही, आपने एक फर्स्ट टर्म का पेपर दिया आपको ही पता लगा। तो थ्योरी अगर आया तो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कई बार कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी, 1 नंबर का, कि क्या होता है। तो आपके बुक में कोलेट्रल सिक्योरिटी गिवन है। तो मैं अगर आपके बुक के अंदर ही दिखाऊं कि भाई कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या कहता है, आप कोलेट्रल सिक्योरिटी किस पेज पे है? अदर देन कैश के बाद है। देखिए क्या लिखते हैं आपके बुक में कोलेट्रल सिक्योरिटी के बारे में, जो मैंने अभी बताया अभी आप समझना। कहता है कोलेट्रल सिक्योरिटी इज अ सिक्योरिटी गिवन टू लेंडर। अब लेंडर कौन होता है? जो उधार पैसे देता है, यानी बैंक हो गया एक तरीके से। इन एडिशन टू द प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी, प्राइमरी जो उसने पैसे प्राइमरी दिया है उसके अलावा सिक्योरिटी दिया जाएगा। प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी गिवन बाय मोर्टगेजिंग ऑफ एसेट्स। यानी कई बार ऐसा होता है कि मान लो मुझे लेना होता है इससे 5 करोड़ का लोन, तो मैं भाई 2 करोड़ का तो डिबेंचर दे देता और 3 करोड़ रुपए का कुछ और एसेट्स दे देता। तो जब हमारे शॉर्टेज पड़ जाता है सिक्योरिटी में, कम पड़ जाते हैं, तब हम उसको डिबेंचर इशू कर देते हैं। ये कहना चाह रहा है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग दे दिया, वो प्राइमरी हो गया और डिबेंचर कौन सा हो गया हमारा? सेकेंडरी हो गया। अगेंस्ट द लोन बिसाइड द प्रिंसिपल सिक्योरिटी एडिशनल सिक्योरिटी टर्म्ड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी may also given such debenture may be issue as a collateral security। आगे कहता है collateral security is given addition primary security के अलावा दिया जाता है। debenture may be issue lender as a collateral security debenture if issue collateral security interest not payable thereon। क्या कह रहा है? इसके ऊपर ब्याज नहीं देंगे हम। debenture issue as a collateral security may be accounted in the books of account or may be disclosed under the borrowed of notes to accounts। तो इसको हम अलग से, क्योंकि ये डिबेंचर इशू हुआ ही नहीं है, तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको डिबेंचर वाले कैटेगरी में रखेंगे भी नहीं। लेकिन हाँ, वहां मेंशन कर देंगे कि जैसे कि मान लो 5 लाख का डिबेंचर है, तो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा और पहले से मेरा डिबेंचर मान लो 10 लाख का है, तो 10 लाख तो लिखूंगा और 5 लाख कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगा कोलेट्रल सिक्योरिटी में भाई 5 लाख भी है, क्योंकि ये डिबेंचर इशू भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल क्या कहता है? बुल लिमिटेड परचेज करता है एक मशीनरी। कितने का मशीनरी खरीदा भाई इसने? 10 लाख का। और एक लोन कितने का लेता है ये? 8 लाख का। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द मशीनरी मोर्टगेज ऑफ द बैंक। हमने मशीनरी को बैंक के पास ही गिरवी रख दिया प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी पे, और बुल लिमिटेड ऑल्सो उसको 15,000 8% 100 रुपए वाला यानी 15 लाख रुपए का डिबेंचर भी इशू कर देता है फॉर फर्दर सिक्योर द लोन। यानी बैंक वाले कितने चला के 2-2 सिक्योरिटी ले लिया।
डिबेंचर इशू टू द फर्दर सिक्योरिटी एज, उसे कोलेटरल सिक्योरिटी बोलेंगे। कोलेटरल सिक्योरिटी रिलाइज बाय द लेंडर ओनली, मतलब कोलेटरल सिक्योरिटी का पैसा तब देना होगा। रिलाइज बाय द लेंडर मतलब लेंडर जो है, बैंक जो है, उसका तब इस्तेमाल कर सकती है जब इफ ड्यू अमाउंट लोन प्लस इंटरेस्ट इज नॉट पेड बाय द बोरोवर कैन नॉट बी रिकवर द सेलिंग ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी। जब बैंक को लगेगा कि भैया उससे मेरे पैसे रिकवर नहीं हो रहे हैं, तब जाके मैं इस डिबेंचर को क्या करूंगा, बेच करके अपने पैसे रिकवर कर लूंगा। When the loan is repaid, डिबेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, अगर लोन उसने सही टाइम पे दे दिया तो आर रिटर्न टू द कंपनी, तो वो जो डिबेंचर मुझे दिया था उसने रखने के लिए, अगर उसने लोन दे दिया तो मैं बोलूंगा ले जाओ भाई अपने डिबेंचर के पेपर, हमारे किस काम का है अभी ये। विच आर कैंसिल, जिसको क्या करना पड़ेगा, अब कैंसिल करना पड़ेगा। दीज डिबेंचर डू नॉट कैरी एनी राइट टिल द लोन इज बीइंग रीपेड अलोंग ड्यू इंटरेस्ट, इसके ऊपर कोई राइट नहीं होगा लेंडर का। नॉट डिमांड द लोन टू बी रीपेड, इफ कंपनी डज नॉट रीपे लोन लेंडर में बी एक्साइज द राइट ऑफ टुवर्ड्स डिबेंचर। तो जो मैंने बातें बताई उसी को घुमा फिरा के बड़ी सारी बातें इन्होंने क्या करा, बता दिया है। अब सर जब आप कोलेटरल सिक्योरिटी की बात कर रहे हो तो इसके ऊपर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरी तो देखिए अगर थ्योरी का पेपर होता आपका तो जरूर पूछा जाता 100%। अब थ्योरी आपके पेपर में है या नहीं है, नहीं है, एमसीक्यू के बेस पे हो गया सारा तो, लेकिन न्यूमेरिकल तो आएगा, तो इसमें से न्यूमेरिकल 100% पूछा जाएगा। तो कोलेटरल सिक्योरिटी को जब हम करते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी को, तो यहां पे हमारे पास दो मेथड है करने का। इस सवाल को करने के हमारे पास दो मेथड हैं। सर दो मेथड कौन कौन से हैं? एक है फर्स्ट मेथड और एक है सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। अगर मैं फर्स्ट मेथड की बात करूं तो बोला गया फर्स्ट मेथड आप करोगे तो इसके अंदर आपको बैलेंस शीट बना के करना है। आप बैलेंस शीट बनाइए और इस मेथड को करके दिखाइए, यानी बैलेंस शीट में किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा कोलेटरल सिक्योरिटी, लोन वगैरह किधर किधर दिखाया जाएगा ये बता दो। अगर आपने इस चीज को हमें बता दिया तो हम समझ जाएंगे आपका पहला मेथड हो गया। एक है सेकंड मेथड, बोला इसके अंदर आप बैलेंस शीट मत बनाओ, आप मुझे जर्नल एंट्री करके दिखा दो। आप क्या करके दिखा दो मुझे? जर्नल एंट्री। तो यहां पे दो मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड अगर क्वेश्चन में बोले कि भाई कोलेटरल सिक्योरिटी का फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग करिए तो आपको बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट होगा मैं अभी बताऊंगा आपको। और बोला जाए सेकंड मेथड से करिए तो आप जर्नल एंट्री अभी जो मैं बताऊंगा उस जर्नल एंट्री के हिसाब से आप कर दोगे। लेकिन कोई मेथड बताया ही नहीं कि कौन से करना है, तब आपको एग्जाम में दोनों से ही करके आने होंगे, ठीक है ना। अब वो डिपेंड करेगा नंबर, अगर मान लो 4 नंबर का है तो दोनों से करना पड़ेगा, अगर 2 नंबर का आ गया तो एक कोई भी मर्जी है आप कर दोगे वहां पे, समझे बात आप। तो जब बोल दे तो उस मेथड को फॉलो करेंगे, जब नहीं बोला जाए तो आपको दोनों से करना भी पड़ सकता है और एक से भी करना पड़ सकता है। तो पहले हम अभी तक जनरल कर रहे हैं तो पहले मैं ये वाला मेथड बता दूंगा। बहुत सिंपल सी है, 2 एंट्री होना है और खत्म। तो एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं साथ के साथ ताकि बेटर रहे। सीधा क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपको एक हयात लिमिटेड टू का लोन 8 लाख लोन लेता है। कहां से लेता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड इशू करता है 10,000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक, यानी कितने का? 10 लाख का। क्या ये प्रीमियम पे इशू किया जा सकता है डिबेंचर? नहीं, वो डिबेंचर तो इशू ही नहीं हो रहा ना भाई, वो तो प्रीमियम डिस्काउंट का सवाल ही नहीं है। तो हमने डिबेंचर जो इशू किया वो टोटल कितने रुपए का किया और लोन कितने रुपए का है, और डिबेंचर इशू 10 का कर दिया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। हाउ द इशू ऑफ डिबेंचर शो इन द बैलेंस शीट। बताओ बैलेंस शीट में कैसे शो होगा। इसका मतलब ये कौन सा मेथड पूछ रहा है? फर्स्ट मेथड पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद कहता है व्हेन जर्नल एंट्री नॉट पास, जब जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। और व्हेन जर्नल एंट्री पास तब कैसे होगा ये बताओ। यानी जर्नल एंट्री पास की बात कर रहा है तो कौन सा मेथड? सेकंड। अभी हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? फर्स्ट नहीं, पहले सेकंड। पहले कौन सा करेंगे? सेकंड। तो पहले मैं एक ना जर्नल एंट्री कैसे होगा वो बताता हूं। देखो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। जितने परसेंट डिबेंचर है, अगर 8% 9% है तो 9% डिबेंचर। अरे एक मिनट रुको, सबसे पहले हमने लोन लिया कितने का? 8 लाख का। तो हमारे बैंक में पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपए
और 2 क्या आ जाएगा हमारा, बैंक लोन। पहली एंट्री ये बुक में नहीं कर रखा, लेकिन आपने करना है ये एंट्री। पहली एंट्री ये होगी। पहली एंट्री क्या करा हमने, लोन लेने की एंट्री कर लिया। लो भाई मैंने लोन ले लिया। बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम SBI। समझे। दूसरी एंट्री हम इसको डिबेंचर इशू करेंगे। तो डिबेंचर इशू करने का एंट्री डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, एप्लीकेशन नहीं सस्पेंस। सस्पेंस इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि अभी श्योरिटी नहीं है। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर। और यहां पे कितने का डिबेंचर इशू किया गया, 10 लाख और 10 लाख। बीइंग डिबेंचर इशू टू SBI एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। खत्म, आंसर डन। और कुछ नहीं करना। एक तो लोन लेने की एंट्री करोगे और दूसरा डिबेंचर को इशू करने की एंट्री करोगे। तो ये है लोन लेने की एंट्री और ये क्या है, डिबेंचर को इशू करने की। 2 ही एंट्री होंगी इसके अंदर, तीसरी कोई भी नहीं होगा। जब डिफॉल्ट होगा तब अलग एंट्री होगा, लेकिन अभी इशू की देखते हैं, यही एंट्री है। चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, एंट्री यही होना है। तो और ये कौन सा मेथड है हमारा, दैट इज हमारा सेकंड मेथड। और फर्स्ट मेथड में क्या बोला करने को इसने, बैलेंस शीट में करके थी। समझ रहे हो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी है, समझ में आया। अब बैलेंस शीट का भी मैं अगले फॉर्मेट बना ही दूंगा। क्लियर है यहां तक। चलिए बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होगा वो भी देख लीजिए। और बैलेंस शीट का मतलब है कि बैलेंस शीट आपका मैच नहीं होगा ये, और आपको बैलेंस शीट जो शेयर कैपिटल में आपने करा है, शेयर कैपिटल में नोट्स टू अकाउंट्स वाला, वही बनना है। नोट अमाउंट, यहां बैलेंस शीट। अच्छा कौन सा शेड्यूल होता है ये, एज ऑन एट, कौन सा शेड्यूल होता है, पूछा जाता है पेपर में, किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाते हो आप MCQ में। शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल नंबर 3 कैसे, 3 रोमन में, ठीक है, शेड्यूल 3 के हिसाब से। और यहां पे अब सबसे पहला फर्स्ट पार्ट रोमन में होगा, और क्या होगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसके अंदर अब चलेगा हमारा गिनती, 1 नंबर शेयर होल्डर फंड। अब इसके अंदर चलेगा ABC, A पार्ट शेयर कैपिटल, B पार्ट रिजर्व एंड सरप्लस, C पार्ट शेयर वारंट। अभी मुझे बैलेंस शीट नहीं समझाना, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो अगला चैप्टर जब स्टार्ट करूंगा तो ये सब समझाऊंगा। थोड़ी बहुत जानकारी मैंने जब शेयर्स वाले में कर रहे थे तो मैंने दे दिया था, ये सब यूज में नहीं है, बस मैं बता रहा हूं कि ऐसा फॉर्मेट है। इसके बाद भाई पॉइंट नंबर 2 बनेगा। मैं पॉइंट नंबर 2 तो वैसे होता है शेयर पेंडिंग ऑन एप्लीकेशन मनी, बट मैं यहां पे लिख देता हूं नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। अब इसके अंदर जाके बनेगा पॉइंट नंबर A, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सपोज करो ये बनेगा नोट नंबर 1, कुछ है नहीं तो इसको नोट नंबर 1 बना दिया। अब भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग कैसे बनता है, उसके अंदर क्या क्या आती है बातें। वैसे तो इस चैप्टर से एक ही चीजें लिखना है आपको, बहुत सारी बातों को नहीं लिखना। नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग, पर्टिकुलर अमाउंट, इसके अंदर डिबेंचर्स आ जाएगा, इसके अंदर लोन आ जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग का मतलब है लंबे समय के लिए जो उधार पैसा लिया जा सकता है वो यहां आ जाता है। कहां कहां से लिया जा सकता है, बैंक से लिया जा सकता है, रिश्तेदार से लिया जा सकता है, पब्लिक से लिया जा सकता है, डिबेंचर के थ्रू लिया जा सकता है, तो इन जगहों से आता है। तो हम तो अभी लोन ले रहे हैं बैंक से 8 लाख का, तो यहां पे लिखा जाएगा बैंक लोन, कितने रुपए,
8 लाख रुपए, और बीइंग इसके ब्रैकेट में लिख देगा कोलेट्रल सिक्योरिटी डिबेंचर इशू, कोलेट्रल सिक्योरिटी ₹10 लाख। बस इसको टोटल करना है, ये बस जस्ट एक ना फॉर्मेलिटीज है, फॉर्मेट का कर दिया आपने। अब यहाँ पे सीधा 8 लाख रुपए लिख देना है आपको, खत्म। सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड कंप्लीट। सबसे पहले ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना है, उसके बाद ये नोट आप ऐसे, अगर इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो कई बार आप ऐसे भी कर सकते हो, यहीं पे लिख सकते हो, जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखा तो इसी में लिख सकते हो यहाँ पे बैंक लोन, और बैंक लोन कितने का है, यहाँ पे सीधा 8 लाख, मैं ऑल्टरनेटिव बता रहा हूं, और यहाँ बीइंग इसके ब्रैकेट में लिख दोगे डिबेंचर इशू रुपीस कितने का, 10 लाख का एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो उस केस में अगर आपने ऐसे वाला करा ना, तो उस केस में ये वाला कॉलम बनाने की जरूरत, अब मान लो लास्ट में कर रहे हो तो आप क्या करना, एक ही बनाना और उसी के अंदर करके ये वाला छोड़ दो। लेकिन आप स्टार्टिंग में बना रहे हो, आपके पास टाइम भी है, तब भाई दोनों ही बना लो आप। तो कितने मेथड हो गए, 2 मेथड। तो पिछले वाले सवाल के अंदर दोनों मेथड से बोला गया था, जो कि मैंने कर दिया। ये देखो पहला मेथड लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गया, इन्होंने क्या करा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सीधा वो डाल दिया नॉन करंट, ऊपर वाला यूज नहीं होगा। उसके बाद लोन फ्रॉम स्टेट बैंक, और बीइंग लिख दिया क्या, मतलब सिक्योर्ड इशू 10 लाख 10% डिबेंचर, दैट्स इट। पहला मेथड से खत्म। सेकंड मेथड में इन्होंने एक ही जर्नल एंट्री किया है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आपको कितनी जर्नल एंट्री करनी होगी, 2 करनी है आपको, ठीक है ना। तो ये दोनों मेथड मैंने कर लिया। कोई और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, बस एक ही क्वेश्चन है, 27 अभी कर लिया। पहले यहां तक समझ में आया। इसका सेकंड जो एक एंट्री है नॉन पेमेंट, उसके अंदर रिफंड करते हैं, वो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। पहले अभी तक देख लो, समझ में आ गया, तो फिर मैं इसके बाद इंटरेस्ट करूंगा सीधा सीधा एंट्री। ये क्लियर हो गया। तो भाई कितने मेथड है इसके अंदर, 2 मेथड। पहले में क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनेगा, सिंपली आपने बैलेंस शीट बनाया, अगर मैं बैलेंस शीट यहीं पे बना दूं फॉर्मेट नोटिंग करने के लिए, तो बस आपने क्या करा, बैलेंस शीट बनाया, नोट्स टू अकाउंट्स बनाया, ये आ गया हमारा नोट, ये आ गया अमाउंट, फर्स्ट पार्ट आ गया इक्विटी एंड क्या बोलेंगे लाइबिलिटीज, और यहाँ पॉइंट नंबर 1 आ गया नॉन करंट लाइबिलिटी, और जितना अमाउंट होगा नोट नंबर 1, इसका नोट बनाना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज सीधा अमाउंट लिख दोगे यहाँ पे, और यहाँ लिख दोगे डिबेंचर इशू एज कोलेट्रल, खत्म फर्स्ट मेथड। ऊपर पूरा बैलेंस शीट वगैरह तो लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर्टिकुलर आता है, यहाँ लाइबिलिटी वाइबिलिटी नहीं आता। अगर हम बात करें जर्नल एंट्री की, तो 2 जर्नल एंट्री होगी। नंबर 1 किस चीज की, लोन टेकन की। सर लोन टेकन की क्या जर्नल एंट्री करोगे, बैंक में पैसे आएंगे, और 2 बैंक लोन, बैंक में पैसे आ गए, 2 बैंक लोन। दूसरी एंट्री बनेगी हमारी किस चीज की, डिबेंचर को इशू करने की। क्या होगा हमारा, डिबेंचर सस्पेंस और 2 डिबेंचर। बीइंग क्या लिखेंगे, डिबेंचर इशू एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। इसके बाद एक और एंट्री होगा, जब मान लो ये फेल हो गया पेमेंट करने में, तो ऐसे सिचुएशन में ये डिबेंचर कैंसिल हो जाता है, उसके बदले लोन को भी कैंसिल करके और फिर डिबेंचर ओरिजिनल इशू कर देते हैं। तो उसकी एंट्री मैं अगली क्लास में लूंगा। पहले यहां तक क्लियर है आपको सबको। तो कितने मेथड है, वो वाला आता भी नहीं एग्जाम में, ये दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अब आप देख लो, आसान बहुत है ये, लेकिन बस आपको दिमाग में याद रखना होगा टिल एग्जाम। क्वेश्चन 100% आएगा इसमें से, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है और इसमें लिमिटेड क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, और लिमिटेड में यही 2 क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो रिडम्पशन वाला, एक ये, और डिस्काउंट वाला। शेयर्स वाला चैप्टर तो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें तो बड़ी सारी चीजें हैं, और इस चैप्टर के अंदर कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो अगर कोई स्टूडेंट बोलता है सर मैं पास नहीं हो सकता, क्या करूं बताओ, लास्ट टाइम पे कुछ बता दो मैं कर लूंगा, तो मैं उसको बोलता हूं भाई सेकंड बुक में से पहले तो एक डिबेंचर कर लो, और फर्स्ट बुक में से आप डेथ वाला कॉन्सेप्ट करो, मतलब वो जो कि आप कर पाओगे, ठीक है ना। डेथ वाला कॉन्सेप्ट करो, फिर चेंजिंग पीएसआर वाला कर लो, गुडविल कर लो, वो हल्के हल्के चैप्टर बताता हूं। तो उसमें से एक ये भी ऐसा चैप्टर आ जाता है जो कि बड़े आसानी से हो जाता है। इसके लिए आपको शेयर्स वाला चैप्टर आना है क्या, जरूरी है क्या, नहीं, उसका कोई रोल यहाँ पे
बस बेसिक एंट्री में, जो बेसिक एंट्री हर बच्चे को आता है, बैंक, शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट किसे बोलते हैं, बस उसकी नीड है, और किसी चीज की यहाँ पे नीड नहीं है। तो चलिए एक बार फटाफट से आप इसको पहले नोट कर लीजिए।